नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पर हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आजकल हम योग पढ़ रहे हैं, कुंडली में बनने वाले शुभ योग और कुछ दरिद्र योग भी हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योगों में केमद्रुम पढ़ा, शकट भी पढ़ लिया और वासी, वेसी, उभयचारी, ये सारे हमने योग पढ़ लिए हैं। अभी हम कुछ और योगों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा उसी एक्सटेंशन में है, योगों के एक्सटेंशन में। तो अभी हम पढ़ेंगे वरिष्ठ योग। वरिष्ठ योग जो है ये सूर्य से बनने वाला योग है। और सूर्य से ये कब बनता है? सूर्य मान लीजिए हमारी कुंडली में कहीं पर भी है, अभी हमने इसको 1 नंबर में ही रख दिया है। तीसरे, ये तो मैम काम नहीं कर रहा है, दूसरा लेना पड़ेगा। तीसरे, छठे, 9वें और 12वें चंद्रमा से 3, 6, 9, 12 हाउसेस में अगर हमारे पास चंद्रमा है, ठीक है, सूर्य से और चंद्रमा की पोजीशन के बारे में ये योग है। सूर्य से तीसरे, सूर्य से छठे, सूर्य से 9वें या 12वें, यानी कि हम ये भी याद कर सकते हैं इसको कि हमारी जो मतलब ये जो द्विस्वभाव हाउसेस आ जाएंगे इसमें, है ना, 3 या ऐसे 3, 6, 9, 12, है ना। तो अब ये मान लीजिए हमारा सूर्य यहाँ पर है, तो ये आ गया ना, 3, 6, 9, 12, इनमें हाउसेस में कहीं भी 3 में हो, छठे में हो, 9वें में हो या 12वें घर में हो। ये हमने ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हाउसेस के हिसाब से लेना है, मान लीजिए हमें, तो नहीं, हमें ऐसे ही लेते हैं इसको हाउसेस के हिसाब से। 3rd हाउस में चला जाए, 6th हाउस में चला जाए, 9th हाउस में चला जाए या 12th हाउस में चला जाए चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा, तो वरिष्ठ योग बनता है। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? वरिष्ठ मतलब वरिष्ठ नागरिक शब्द हमने बहुत सुना है। एल्डरली पीपल, यानी कि जो सम्मान के योग्य है। वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, सम्मान के योग्य, वरिष्ठ नागरिक, है ना। तो ये वरिष्ठ योग बन जाता है सूर्य से। तीसरा, अब तीसरा अगर हमारा साहस का है, हिम्मत का है, तो हम इससे हमारा बढ़ेगा हिम्मत, साहस। छठा अगर है तो हमारी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। ये चंद्रमा है ना, वहां पे हमारे मन को क्या करेगा? संघर्ष क्षमता देगा अच्छी। इस तरह से 9th हाउस है, भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी। तो ऐसे हम कोरिलेट करते चले जाएंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। अब चंद्रमा, सूर्य से 12वें घर में भी चंद्रमा अगर है तो ये वरिष्ठ योग में आ जाता है। हालांकि हम ऐसा उसको ऐसा मानते हैं कि अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन आप देखिए ना, इसमें नींद है, यहाँ पर शैया सुख है, यहाँ पर हमारा 12वें घर में, है ना। इस तरह से मोक्ष का भी हाउस है, तो साधु सन्यासियों के लिए तो ये बहुत ही शुभ घर है। तो इस तरीके से सूर्य से यदि तीसरे, छठे, 9वें या 12वें घर में चंद्रमा चला जाता है तो ये वरिष्ठ योग बनाता है। यानी कि ऐसे जातक को प्रधानता मिले, सम्मान मिले, उनका वो अपने आप में उनके मतलब वरिष्ठ हो जाएं, बड़े हो जाएं, ग्रेट हो जाएं, है ना। तो ये वरिष्ठ योग है। ये वरिष्ठ योग बनता है 3rd, 6th, 9th या 12th हाउस, ये पोजीशन वाइज है। तीसरे, छठे, 9वें या 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा हो। अब कोई एक बनेगा, हर एक तो नहीं बनेगा ना। किसी की कुंडली में तीसरे, किसी के छठे, किसी के 9वां और किसी के 12वें घर में होगा, तो ये वरिष्ठ योग बन जाएगा। वरिष्ठ योग से वरिष्ठ नागरिक के तौर पे हम उसको जोड़ सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं वो सम्मान के लायक होते हैं। तो ये हो गया। अब आता है वसुमान योग। वसुमान योग क्या कहता है कि चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में यदि शुभ ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पे मान लीजिए बुध आ रहा है हमारा, है ना। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे हमारा सपोज गुरु आ गया, यहाँ पर भी कोई प्लेनेट है, मान लीजिए मंगल ही है ना, या कहीं भी। यहाँ पर मंगल को नहीं लेंगे क्योंकि शुभ प्लेनेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने, ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, भले ऐसा तो नहीं है कि एक कुंडली में 2 जगह गुरु आ जाएगा, यहाँ हो या यहाँ हो। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि चंद्रमा से तीसरे, वसुमान योग में क्या होता है, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में शुभ प्लेनेट आ जाते हैं, शुभ ग्रह।
तो ये बन जाता है वसुमान योग। वसुमान योग का क्या महत्व है? वसुमान योग जो होता है, देखिए ज्योतिष में विदेश जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती। आज के युग में तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, विदेश जा रहे हैं, विदेश योग है कि नहीं पंडित जी हमारी कुंडली में जरा बता दीजिए, है ना। लेकिन एक जमाना था कि ऋषि मुनि और सभी लोग ये मानते थे कि व्यक्ति अगर अपने घर में ही संपन्न है तो उसे क्या जरूरत है परदेश जाने की, क्यों भटकना है, देशाटन करना है, क्यों भटकना है। लोग जाते थे घर से तीर्थ करने के लिए जाते थे, या कोई बहुत शुभ काम करने के लिए जाते थे, या लाम पे जाते थे। वरना वो ये मानते थे कि जो व्यक्ति अपने घर में ही खा रहा है, पी रहा है, स्वस्थ है, अच्छे से रह रहा है, रोजी रोटी अपने घर में है, तो क्यों जाना है अपना देश छोड़ करके, है ना। तो यानी कि विदेश योग को अच्छा नहीं मानते थे। तो इसीलिए वसुमान योग का यही महत्व है कि जिस जातक की कुंडली में वसुमान योग होता है वो अपने ही घर में फ्लरिश होता है, यानी कि अपने ही घर में, अपने ही नेटिव स्थान पे, अपने ही जन्म स्थान पे ही वो फलता फूलता है। अब जब आप फल फूल रहे हो तो आपको क्या जरूरत पड़ी है यहाँ वहां भटकने की, ठीक। तो वसुमान योग का ये मतलब फल है कि व्यक्ति अपने ही जगह पर फलता फूलता है, ठीक। तो ये है। अब ये चंद्रमा से बने तो वसुमान है, अगर लग्न से बन जाए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, लग्न से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें हाउस में प्लेनेट हो, यानी ये वाली पोजीशन है। अब कोई भी लगन हो सकती है यहाँ पे। अब हमने तो मेष ही बना रखी है तो हम इसे मेष ही कहते हैं, मेष लगन है मान लीजिए। तो लग्न से तीसरे शुभ प्लेनेट हो, लग्न से छठे में शुभ प्लेनेट हो, या 10th में हो, या 11वें घर में हो, तो इस योग तो वही है। अब ये लग्न से बन रहा है, पहले चंद्रमा से बन रहा था, तो चंद्रमा से बन रहा था तो वसुमान योग था। अब लगन से बन रहा तो अति वसुमान योग है इसका नाम, अति वसुमान। ये लग्न से बनता है ना। और रिजल्ट दोनों के एक ही है। वही बात आ गई कि चंद्रमा को हमने एज ए लगन ट्रीट किया यहाँ पर, तो चाहे आप चंद्रमा को एज ए लगन ट्रीट कर लीजिए या लगन को लगन की तौर पे ही ले लीजिए। तो लग्न से भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, अब देखिए ना प्लेनेट क्या है, 11वां भाव लाभ का है। लाभ में कोई शुभ प्लेनेट होगा तो शुभता ही देगा ना, शुभ प्लेनेट बैठता है तो वहां शुभता देता है। जहां देखता है, अब यहाँ पे बैठा है तो यहाँ देखेगा सीधा सीधा, कोई भी प्लेनेट है 7वें घर को देखेगा तो संतान अच्छी देगा, शिक्षा अच्छी देगा, विद्या बुद्धि अच्छी देगा। इसी प्रकार से तीसरे में बैठा तो 9वें भाव को देख लेगा, 9वें भाव को देखेगा तो 9वें की शुभता दे देगा, धर्म की उन्नति करेगा, है ना, पिता का सुख देगा, सब चीजें। 10वें भाव में बैठा है तो आपका कारोबार अच्छा होगा, मन पे, दिल के ऊपर इसकी दृष्टि आ रही है शुक्र की, तो आपका दिल अच्छा होगा, आप अपने मातहतों से अच्छा व्यवहार ही करेंगे, ठीक है। तो ये वसुमान योग है ना। तो वसुमान योग लग्न से भी बन सकता है, चंद्रमा से भी बन सकता है। बात वही है कि तीसरे, छठे और 10वें 11वें घर में शुभ प्लेनेट होने से ये वसुमान योग बन जाता है। ऐसी एक शुभ माला योग है। शुभ माला योग क्या है कि 5th हाउस में शुभ प्लेनेट हो, कोई भी प्लेनेट हो, है ना। बुध हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा, मान लीजिए, है ना, चंद्रमा भी मान लीजिए यहीं आ गया। तो अब ये क्या है, लग्न से 5th हाउस में और 6th हाउस में और 7th हाउस में, ये क्या है, लाइन से प्लेनेट आ गए तो ये माला सी बन गई, प्लेनेट्स की माला। देख रहे हैं ना, जैसे गले में माला पहनी जाती है ना, वैसे हो गया। तो ये क्या हो गया, 5वें घर में, छठे घर में और 7वें घर में प्लेनेट आ गए हमारे। शुभ प्लेनेट आ गए तो शुभ माला हो गई। अशुभ प्लेनेट आ गए, यहीं पे अभी शनि आ जाए, राहु केतु आ जाए और मंगल आ जाए तो फिर वो अशुभ माला हो जाएगी। ये शुभ माला है, ये शुभ माला है। शुभ माला यानी कि 5th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में ज्यादातर लगातार प्लेनेट आ रहे हो तो माला बन गई प्लेनेट्स की। शुभ प्लेनेट होंगे तो शुभ माला है ना। शुभ ग्रह आ गए तो शुभ माला हो गई। भाई नैसर्गिक शुभ ग्रह में शुक्र आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, बुध भी आ जाता है, कंडीशनल है लेकिन आता है बुध शुभ प्लेनेट में। चंद्रमा अगर हमारा पूर्णिमा के आसपास का है तो चंद्रमा भी शुभ प्लेनेट में आ जाता है। तो ये स्थिति बनती है, यानी कि ज्यादातर प्लेनेट हमारे 5वें, छठे और 7वें घर में अगर हो तो माला योग बना। शुभ प्लेनेट होंगे तो शुभ माला, अशुभ प्लेनेट होंगे तो अशुभ माला, मिक्स होंगे तो मिक्स ही उसका रिजल्ट मिलेगा। जब शुभ वाली दशा चलेगी तो शुभ मिल जाएगा, जब थोड़े से क्रूर ग्रह की दशा लगेगी तो हमको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो माला योग में क्या होता है कि लगातार 3 हाउसेज में प्लेनेट होते हैं और ज्यादातर प्लेनेट उन्हीं 3 हाउस में होते हैं। सपोज 5वें में भी है, छठे में भी है और 7वें में भी है। इन्हीं 3 हाउसेज में हमारे प्लेनेट मान लीजिए चल रहे हैं और ज्यादातर प्लेनेट हमारे इस तरीके से हैं तो वो एक माला जैसी कॉम्बिनेशन बन गई, तो वो शुभ माला है। अब पूरी तरह हमेशा शुभ माला भी नहीं मिलती है कुंडलियों में,
और पूरी तरह अशुभ माला भी नहीं मिलती है, मिक्स मिलता है। कोई एक प्लेनेट शुभ आ गया, एक दो दूसरा कोई अशुभ आ गया, या 3 शुभ आ गए, एक अशुभ आ गया, तो उसी तरीके से रिजल्ट थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। ये हो गई पोजीशन शुभ माला की। और अशुभ माला में भी वही है कि प्लेनेट जो है, अशुभ माला कब बन जाती है? अशुभ माला तब भी बन जाती है जब छठे, 8वें और 12वें भावों में प्लेनेट हो, 6th हाउस में हो, 8th भाव में हो और 12th भाव में हो। यानी कि हमारे ज्यादातर प्लेनेट, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा बुध और शुक्र आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा मंगल आ गया, यहाँ पर शनि आ गया, अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर सूर्य भी आ जाएगा, क्योंकि सूर्य ज्यादा दूर नहीं भाग सकता है। तो अब कितने सारे प्लेनेट आ गए, मान लीजिए गुरु यहाँ आ गया, है ना, सपोज। ये हाइपोथेटिकल बनाया है हमने, पर फिर भी ये ध्यान रखा है कि शुक्र और बुध ज्यादा सूर्य से दूर ना जाए। अब 2 और 2 4, 6 प्लेनेट आ गए हमारे। कहाँ आ गए? छठे, 7वें और 8वें हाउस में। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि छठे, 8वें और 12वें घर में, यानी कि 12th हाउस में यहाँ पर आ जाएंगे प्लेनेट। ये 2 प्लेनेट में तो 2 तो नहीं लेने पड़ेंगे, सूर्य को हम यहाँ रख देते हैं, मंगल को यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 6th हाउस में, 6th में प्लेनेट आ गए अशुभ माला, ठीक है, 8th में प्लेनेट आ गए और 12th हाउस में प्लेनेट। कभी कभी होता है, कोई कोई कुंडली में देखने में आता है कि ज्यादातर प्लेनेट जो है ना इन हाउसेस में चले गए, तो ये कहलाता है अशुभ माला, क्योंकि हाउस ही थोड़े गड़बड़ वाले हैं। अब जहां बैठेंगे, जो फाइल इनको मिली है वही फाइल तो करेंगे, ये ऐसे थोड़ी ना कि किसी दूसरे की फाइल करेंगे। इनको ऑफिस ही ये मिला हुआ है, यहाँ पे जो प्लेनेट बैठे उनको ऑफिस मिला रोग ऋण रिपू का, यहाँ जो बैठे उनको एक्सीडेंट करने का, वसीयत देने का, वसीयत मिलेगी नहीं मिलेगी, वसीयत में झंझट पड़ेंगे, तो ये 8th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है वसीयत के लिए। इस तरह से ये 12वां घर तो हम अभी पहले वीडियो में हमने बात करी है। तो छठे, 8वें और 12वें घर में जब बहुत सारे प्लेनेट चले जाते हैं तो अशुभ माला योग कहा जाता है। बात कहने वाली वही आ जाती है बार बार कि माला योग याद रहे न रहे, शुभ अशुभ याद रहे न रहे, हम इतना याद कर सकते हैं कि जितना ही कम प्लेनेट छठे, 8वें, 12वें घर में हो, उतनी ही कुंडली का पोटेंशियल बढ़ जाता है। एक सिंपल सी बात हम ये याद रख सकते हैं कि प्लेनेट छठे, 8वें, 12वें में जाने से शुभता प्लेनेट्स की कम हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लक्ष्मी योग पे। लक्ष्मी तो नाम से ही पता चल रहा है, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी का मतलब धन होता है, वैभव होता है, संपत्ति होती है, संपन्नता होती है, सुख साधन सब संपत्ति से, धन से ही बनते हैं। तो लक्ष्मी ये राजयोग है, इसको शुभ योगों की श्रेणी में लिया जाता है। और हम लक्ष्मी योग की बात करेंगे कि लक्ष्मी योग बनता कैसे है। तो हमारा 9वें भाव का स्वामी नवमेश, यानी कि अब हम यहाँ पर एक मकर लगन की कुंडली ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2, 6 और 10, यहाँ का मालिक हमारा बनेगा बुध, ठीक है। और अब मान लीजिए हमें लक्ष्मी योग की बात करनी है, तो हमारा 9th लॉर्ड कौन है? बुध। सपोज हमारा बुध यहाँ आ गया, ठीक है, ये कर्क राशि के अंदर, तो ये 9th लॉर्ड आ गया, यानी लक्ष्मी योग में किसका रोल है? 9th लॉर्ड का। अब 9th लॉर्ड क्या है? भाग्य का है ना। भाग्य क्या? भाग्य तो हम मानते ही है ना कि भाग्य हमारे लिए सर्वोपरि माना जाता है। भाग्य में होती है तो चीजें मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं फिर ये होता है। इसी तरह से मान लीजिए शुक्र आ गया केंद्र में, ठीक है। अब शुक्र भी लक्ष्मी ही है, सीधी सीधी शुक्र की देवी भी लक्ष्मी है। और शुक्र जो है, जिन पर शुक्र की कृपा होती है संपन्न होते हैं, पैदा होते ही उनको चांदी की चम्मच मिली हुई होती है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर केंद्र में या त्रिकोण में, अब इसमें केंद्र की भी बात आ गई है और त्रिकोण की भी बात आ गई है। अरे त्रिकोण ऐसे, ठीक है। तो जब हम बहुत सारी चीजें लिख रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे भी संकेत बना लेते हैं कि केंद्र या त्रिकोण में 9th लॉर्ड आ जाए और प्लस शुक्र आ जाए, कोई भी काम नहीं कर रहा है, प्लस शुक्र आ जाए, तो शुक्र और 9th लॉर्ड। अब यहां तो हमने केंद्र में ही दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, है, यहां पर बुध हो जाए और यहां पर शुक्र आ जाए, मान लो। हालांकि ये शुक्र यहाँ पर ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, कमजोर है, यहाँ पे आ जाए, यहीं आ जाए, यहीं लगा दो शुक्र को, ठीक है, क्योंकि ये इसकी अपनी राशि है। तो अब हमारा 9th लॉर्ड बुध, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में चला गया।
और शुक्र भी हमारा केंद्र में आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 9th लॉर्ड और शुक्र का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है आपस में और वो केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो केंद्र त्रिकोण शुभ भाव है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दो शुभ ग्रहों को भी हमने इसमें ऐड कर लिया कि हमारा बुध मतलब 9th लॉर्ड है ना, यहाँ पे बुध है वो, लेकिन शुक्र स्थिर रहेगा क्योंकि शुक्र लक्ष्मी ही है, ये मान के चलो। ऐसे भी कहते हैं ना स्त्रियों को कि लक्ष्मी होती है, स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं, धन तो स्त्री के भाग्य से आता है। ये सब जो कहावतें बनी हुई है ना, ये कहावतें भी हमें चीजों को समझाने में मदद करती हैं, है ना। कोई भी लड़की होती है तो कहते हैं आपके घर में लक्ष्मी जी आई हैं, है ना। तो लक्ष्मी का रूप माना जाता है स्त्री को, ठीक है। और तो ये वाली बात हो गई कि शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो तो शुभ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा 9th लॉर्ड भी केंद्र या त्रिकोण में हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि लक्ष्मी राजयोग इस कुंडली में है, इनको प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी मिलने के योग हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा इसके साथ ये भी कि भाई हमारे ग्रह और दूसरे ग्रह खास करके लग्न, लग्नेश, दशम, दशमेश, चंद्रमा, सूर्य, इनकी पोजीशन कैसी है। तो हमको लगता है कि आज हमने लक्ष्मी योग तक लिया है और इतना ही लेंगे क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे आराम आराम से। योगों का क्रम अभी जारी है और हम आगे भी और योग लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और पसंद आता है तो आप बताइए, और नहीं पसंद आता या कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए, आप जवाब देंगे हम उसका। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।